इस वीडियो में मैं आपको आर्किटेक्ट बनने का एक रियल रोड मैप दूंगा और ये कोई लिंक्डइन वाली मोटिवेशनल थियरी नहीं होगी। रियल ट्रेड ऑफ्स और रियल टाइमलाइन के साथ बात करेंगे। मैंने खुद टीसीएस से स्टार्ट किया था, लेकिन आज प्रोडक्ट कंपनी में सीनियर आर्किटेक्ट हूं। तो जो आज बोल रहा हूं वो रियल एक्सपीरियंस से है। एंड तक बने रहिए क्योंकि एक रियल एंटरप्राइज आर्किटेक्ट जेडी ब्रेकडाउन करेंगे और उसके बाद आप खुद मैप कर पाओगे कि आप कौन से जोन में हो, ग्रीन, येलो या रेड। तो शुरुआत करते हैं एक मिसकंसेप्शन से, क्योंकि ये क्लियर नहीं हुई तो पूरा रोड मैप गलत डायरेक्शन में जाएगा। बहुत लोगों को लगता है आर्किटेक्ट वो बंदा होता है जो सिर्फ डायग्राम बनाता है, मीटिंग्स अटेंड करता है और कोडिंग के मोह माया से एकदम दूर हो चुका होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आर्किटेक्ट का असली काम है बिजनेस प्रॉब्लम को टेक्निकल डिसीजंस में ट्रांसलेट करना। मान लीजिए प्रोडक्ट टीम बोलती है अगला आईपीएल सीजन आ रहा है, ट्रैफिक 50x जा सकता है, सिस्टम टूटना नहीं चाहिए। अब यहां से आर्किटेक्ट का काम स्टार्ट होता है। कौन सा सिस्टम ब्रेकडाउन सही होगा, कौन सा डेटाबेस फिट होगा, सिंक कम्युनिकेशन या असिंक, कंसिस्टेंसी कितनी स्ट्रिक्ट चाहिए, लेटेंसी कितनी टॉलरेट कर सकते हो और कॉस्ट वो किस लेवल तक एक्सेप्टेबल होगा। और ये सिर्फ डिसाइड नहीं करना होता, उस डिसीजन को जस्टिफाई भी करना पड़ता है। टीम को समझाना पड़ता है, लीडरशिप को समझाना पड़ता है, कभी कभी तो प्रोडक्ट मैनेजर्स को भी समझाना पड़ता है कि परफेक्ट सोल्यूशन नाम की कोई चीज नहीं होती, सिर्फ कंटेक्स्ट के हिसाब से बेटर ट्रेड ऑफ्स होते हैं। तो सिंपल लाइन में याद रखना, डेवलपर फीचर बनाता है लेकिन आर्किटेक्ट सिस्टम लेवल डिसीजंस लेता है और उन डिसीजंस के कॉन्सिक्वेंसेस भी ओन करता है। ये लाइन सिंपल लग रही है, लेकिन आर्किटेक्ट जर्नी का पूरा बेस इसी में है। अब रोल की क्लैरिटी मिल गई तो सीधा रोड मैप पे चलते हैं और बात करते हैं सबसे डेंजरस मिथ की, जो आर्किटेक्ट बनने की जर्नी में आपको जरूर मिलेगी। हो सकता है आपने सुना होगा आर्किटेक्ट को कोड करने की जरूरत नहीं होती। देखो, रियल वर्ल्ड में जो आर्किटेक्ट कोड से दूर भागता है वो यूजुअली पावर पॉइंट में स्ट्रांग होता है, प्रोडक्शन में नहीं। आपको रोज कोड लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोड समझना, डिबग करना, पीओसी बनाना और डिजाइन को इंप्लीमेंटेशन तक ले जाना, ये सब आपको आना चाहिए। अगर आपकी टीम किसी अगली बग में फंस गई और आप सिर्फ हाई लेवल ज्ञान दे रहे हो तो ट्रस्ट बिल्कुल नहीं रहता टीम के साथ। और मान लो नई टेक्नोलॉजी इवेल्युएट कर रहे हो और खुद एक छोटी पीओसी नहीं बना सकते तो डिसीजन कमजोर हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखो, लैंग्वेज के चक्कर में ओवर कंफ्यूज मत होना। एंटरप्राइज में जावा और डॉटनेट दोनों स्ट्रांग हैं और पाइथन एआई, ऑटोमेशन, डेटा, जेन एआई साइड पे बहुत यूजफुल है। तो एक लैंग्वेज स्टैक में डेप्थ लाओ और एक इकोसिस्टम में वर्केबल कंफर्ट लाओ। उसके बाद हर हफ्ते नई लैंग्वेज के प्यार में मत पड़ना। और इस कोडिंग फाउंडेशन के ऊपर आती है वो चीज जिसे लोग स्किप कर देते हैं, डिजाइन पैटर्न्स। पैटर्न्स इंटरव्यू में डेफिनेशन सुनाने के लिए नहीं होते। रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि आप फैक्ट्री पैटर्न डिफाइन कर सकते हो या नहीं। रियल क्वेश्चन ये है कि रिक्वायरमेंट बदलने पे आपका कोड टूटेगा या ग्रेसफुली अडेप्ट करेगा। और इसको समझने के लिए 4 बकेट्स ध्यान में रखिए। क्रिएशनल, जिसमें फैक्ट्री बिल्डर जैसे आते हैं जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन फ्लेक्सिबल बनाते हैं। स्ट्रक्चरल, एडेप्टर, डेकोरेटर, ये एग्जिस्टिंग कोड को बिना तोड़े इंटीग्रेट करते हैं। बिहेवियरल, स्ट्रैटेजी, ऑब्जर्वर पैटर्न्स, ये ऑब्जेक्ट्स के बीच कम्युनिकेशन मैनेज करते हैं। और आर्किटेक्ट लेवल पैटर्न्स होते हैं जैसे रिपोजिटरी, यूनिट ऑफ वर्क, सीक्यूआरएस, जो पूरे सिस्टम की मेंटेनेबिलिटी डिसाइड करते हैं। लेकिन सीक्यूआरएस या कोई भी फैंसी पैटर्न देख के इंप्रेस मत होना। सही जगह पे ये बहुत पावरफुल है, लेकिन गलत जगह पे सिर्फ अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी लाता है। ये डिस्टिंक्शन आर्किटेक्ट की थिंकिंग है। चलो, अभी हमने फाउंडेशन भी क्लियर कर ली, अब एक्चुअल आर्किटेक्ट टेरिटरी शुरू करते हैं। तो आर्किटेक्चर को जार्गन की शॉपिंग लिस्ट मत समझो। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आर्किटेक्ट बार बार 3 टाइप्स के डिसीजंस लेता है और ऑनेस्टली अगर ये 3 समझ आ गए तो सिस्टम डिजाइन का काफी पोर्शन सडनली क्लियर हो जाता है। तो पहला डिसीजन होता है कि सिस्टम का ब्रेकडाउन कैसे होगा, और इसमें काफी टाइप्स हैं। मोनोलिथ, मॉड्यूलर मोनोलिथ, माइक्रो सर्विसेज, इवेंट ड्रिवन कंपोनेंट्स। माइक्रो सर्विसेज का नाम इतना सुनाई दिया गया है कि लोगों को लगता है कि आर्किटेक्ट बनना मतलब बस माइक्रो सर्विसेज बोलना। नहीं, माइक्रो सर्विसेज बस एक टूल है, पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं। अगर टीम छोटी है, प्रोडक्ट नया है, डोमेन अभी स्टेबल नहीं है, तो मॉड्यूलर मोनोलिथ बहुत स्मार्ट चॉइस हो सकती है। जब बाउंड्रीज क्लियर हो, टीम्स इंडिपेंडेंट हो, स्केल पैटर्न्स अलग हो, तब माइक्रो सर्विसेज का लॉजिक स्ट्रॉन्गर होता है। बेस्ट आर्किटेक्चर वो नहीं होता जो सबसे मॉडर्न लगता है, वो होता है जो करंट प्रॉब्लम के हिसाब से सेंसिबल हो। ठीक है, अब दूसरे डिसीजन की तरफ चलते हैं। ट्रैफिक स्पाइक और कपलिंग कैसे हैंडल होगी, इसको एक रियल केस स्टडी से समझते हैं। मान लीजिए आप जोमैटो के आर्किटेक्ट हैं। आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है, रात के 8 बज रहे हैं और अचानक ट्रैफिक 50x स्पाइक हो गया। यहाँ पे एक जूनियर डेवलपर सोचेगा ट्रैफिक बढ़ गया,
कोई बात नहीं, ऑटो स्केलिंग तो ऑन है, सर्वर्स हॉरिजॉन्टली स्केल कर दो, डीबी का इंस्टेंस साइज बढ़ा दो। लेकिन एक आर्किटेक्ट जानता है कि सिर्फ सीपीयू और रैम बढ़ाने से आर्किटेक्चर नहीं बचता। अगर सिस्टम टाइटली कपल्ड है तो एक जगह का बॉटलनेक पूरे सिस्टम को ले डूबेगा। जब यूजर ऑर्डर प्लेस करता है, पीछे कम से कम 4 चीजें होती हैं। पेमेंट डिडक्ट करना है, रेस्टोरेंट को ऑर्डर भेजकर एक्सेप्ट कराना है, डिलीवरी पार्टनर असाइन करना है और यूजर को नोटिफिकेशन भेजना है। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके हैं। मान लो आपने एपीआई बनाई जो सब कुछ लाइन से करती है। यूजर ने क्लिक किया, पेमेंट एपीआई कॉल हुई, फिर रेस्टोरेंट एपीआई कॉल हुई, फिर राइडर एपीआई। तो यहाँ का ट्रेड ऑफ क्या है? अगर रेस्टोरेंट वाली एपीआई 5 सेकंड रिस्पॉन्स नहीं दे रही क्योंकि वहां रश है, तो यूजर की स्क्रीन पर लोडर घूमता रहेगा। अगर टाइम आउट हुआ तो यूजर का पैसा कट गया, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर फेल हो गया। सिस्टम टाइटली कपल्ड है तो यहाँ पे ब्लास्ट रेडियस बहुत बड़ा है। यहाँ पे दूसरा तरीका क्या हो सकता है? इवेंट ड्रिवन वे। आर्किटेक्ट बोलता है ब्रेक द चेन, कोर फ्लो सिंक्रोनस रखेंगे, बाकी सब असिंक्रोनस। यूजर ने ऑर्डर प्लेस किया, पेमेंट डिडक्ट हो गई, उसके बाद ऑर्डर स्टेटस पेंडिंग डीबी में सेव हो गया और सिस्टम एक मैसेज काफका में डाल देता है, ऑर्डर पेड इवेंट, ऐसा कुछ। बस यूजर को स्क्रीन पर दिखा देते हैं कि ऑर्डर प्रोसेसिंग। एपीआई का रिस्पांस टाइम सिर्फ 200 मिलीसेकंड्स। अब काफका से 3 अलग अलग सर्विसेज अपने आप ट्रिगर होंगी। रेस्टोरेंट सर्विस होटल को पिंग करेगी, राइडर सर्विस डिलीवरी वाले को ढूंढेगी, नोटिफिकेशन सर्विस अपना एसएमएस भेज देगी। और अगर नोटिफिकेशन सर्विस डाउन हुई तो कोई बात नहीं, यूजर का खाना रुकेगा नहीं। इसीलिए इवेंट ड्रिवन में ब्लास्ट रेडियस आइसोलेटेड रहता है। हाँ, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। अगर पेमेंट हो गई पर रेस्टोरेंट ने ऑर्डर रिजेक्ट कर दिया क्योंकि बिरयानी खत्म हो गई थी, तो सागा पैटर्न या कंपेंसेटिंग ट्रांजैक्शन लिखना पड़ता है जिससे ऑटो रिफंड हो। आपने 100% इमीडिएट कंसिस्टेंसी छोड़ दी, लेकिन सिस्टम को क्रैश होने से बचा लिया और यूजर एक्सपीरियंस स्मूथ रखा। अगर इंटरव्यू में जोमैटो का सिस्टम डिजाइन पूछा और आपने पहले वाले की जगह ये रीजनिंग स्टेप बाय स्टेप समझाया, तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। यही है आर्किटेक्ट लेवल थिंकिंग। अब तीसरे डिसीजन की तरफ चलते हैं। कंसिस्टेंसी कितनी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए? हर जगह सेम आंसर नहीं होता। यूपीआई पेमेंट में इवेंचुअल कंसिस्टेंसी नहीं चलेगी। 1 रुपया भी डबल डेबिट हो गया तो इवेंचुअली कंसिस्टेंट बोल के इंप्रेस कोई नहीं होगा। लेकिन नोटिफिकेशंस में थोड़ा डिले चल सकता है। एनालिटिक्स पाइपलाइन में इवेंचुअल कंसिस्टेंसी एक्सेप्टेबल हो सकती है। यही कैप थियरम प्रैक्टिकल लगने लगती है, स्पेशली जब पार्टीशन या नेटवर्क फेलियर जैसे रियलिटीज को कंसिडर करते हो। और यहीं पैटर्न्स जैसे CQRS और इवेंट सोर्सिंग यूजफुल हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब आपको उनका पेन की भी समझ हो। क्यों? क्योंकि मोर मूविंग पार्ट्स मतलब मोर कॉम्प्लेक्सिटी। अगर आप यहाँ तक जेन्युइनली फॉलो कर रहे हो तो आप पहले से उन लोगों से आगे हो जो हर प्रॉब्लम पे बस माइक्रो सर्विसेज कर देंगे बोलते हैं। अब आप एक्चुअल ट्रेड ऑफ सोच रहे हो, और यही है आर्किटेक्ट और डेवलपर की थिंकिंग का असली फर्क। अब एक और चीज है जो इंडिया में स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है और जिसके बारे में ना कोई मैनेजर बताता है और ना ही कोई यूट्यूब चैनल। इंडिया में बहुत सारे डेवलपर्स सर्विस बेस्ड कंपनी से आते हैं और वहां प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं, स्ट्रक्चर की होती है। कई बार आर्किटेक्चर डिसीजंस ऑलरेडी क्लाइंट साइड हो चुके होते हैं। आप उनको इंप्लीमेंट करते हो, डेवलप करते हो और डिलीवर कर देते हो, लेकिन इसमें जो क्यों वाला हिस्सा था वो आपके पास कभी आता ही नहीं। मेरे साथ भी कुछ हद तक यही हुआ था जब मैं TCS में था। काम खराब नहीं था क्योंकि मैं माइक्रोसॉफ्ट क्लाइंट के लिए काम करता था, टीम भी बहुत अच्छी थी, लेकिन कोई एक्टिवली पुश नहीं कर रहा था कि इस प्रॉब्लम को इस लेंस से सोचो, ये पैटर्न क्यों यूज हुआ, ये डिसीजन का ऑल्टरनेट क्या हो सकता है। उस टाइम मुझे लगता था मैं ग्रो कर रहा हूं, बाद में समझ आया मैं एक्चुअली बिजी था, जरूरी नहीं कि ग्रो भी कर रहा था। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब प्रैक्टिकली करें क्या? अपनी करंट कंपनी में इंटरनल प्रोडक्ट या प्लेटफॉर्म टीम्स ढूंढिए जहां डिजाइन ओनरशिप मिले, क्योंकि ये टीम्स भी एग्जिस्ट करती हैं, बस ढूंढना पड़ता है। अगर ये नहीं है पॉसिबल तो ओपन सोर्स डिस्कशंस पढ़िए, स्पेशली गिटहब पे आर्किटेक्चरल डिबेट्स। साइड प्रोजेक्ट्स बनाइए, लेकिन फेक प्रोजेक्ट्स नहीं, रियल कंस्ट्रेंट्स के साथ, कॉस्ट कंस्ट्रेंट, स्केल कंस्ट्रेंट, और अपनी रीजनिंग लिखिए। ब्लॉग, नोट्स, कुछ भी अपनी थिंकिंग को आर्टिकुलेट करिए, क्योंकि ये खुद में एक स्किल है। अब वापस आते हैं उस सवाल पे जिससे हमने शुरुआत की थी, क्योंकि अब कंटेक्स्ट है समझने का कि फर्क कहां से आता है। इंटरव्यूअर पूछता है कैशिंग के लिए क्या यूज करोगे? पहले कैंडिडेट ने बोला था रेडिस, बिकॉज ये बेस्ट प्रैक्टिस है। ये वीक आंसर है। दूसरा बोलता है इस यूज केस में रेडिस फिट है क्योंकि रीड्स हैवी हैं, डेटा एक्सेस प्रेडिक्टेबल है और हम एक्सपेंसिव डेटाबेस हिट्स कम करना चाहते हैं। हाँ, एक एक्स्ट्रा नेटवर्क हॉप जरूर आएगा और कैशे इनवैलिडेशन का हेडेक भी आएगा, लेकिन इस कंटेक्स्ट में लेटेंसी और डीबी लोड रिडक्शन ज्यादा वैल्यूएबल है। टेक्नोलॉजी सेम थी, बस रीजनिंग अलग थी, और प्रोडक्ट कंपनीज अक्सर रीजनिंग हायर करती हैं, टूल नेम्स नहीं। और एक बात याद रखिए, ये रीजनिंग प्रैक्टिकली डेवलप होती है,
सिर्फ सिस्टम डिजाइन वीडियो से आर्किटेक्चर समझना उतना ही मुश्किल है जितना जिम वाली वीडियो से एप्स बनाना है। आपको अपने हाथ गंदे करने पड़ेंगे, कोड करके, डिजाइन समझ के, डिजाइन को इंप्लीमेंट करके। चलो अब एक कॉन्क्रीट एग्जांपल लेते हैं, यूपीआई जैसा पेमेंट फ्लो। पहला स्टेप, यूजर पेमेंट इनिशिएट करता है। यहां रिस्पॉन्स फास्ट और रिलायबल होना चाहिए, तो सिंक पाथ इंपॉर्टेंट है। दूसरा स्टेप, पेमेंट ऑथराइजेशन और फाइनल स्टेप। यहां करेक्टनेस क्रिटिकल है, आइडेम्पोटेंसी, रिट्राइज, डुप्लीकेट हैंडलिंग सोचना। तीसरा स्टेप, नोटिफिकेशन यूजर को भेजना है, ये असिंक हो सकता है। चौथा स्टेप, रिकंसिलिएशन और एनालिटिक्स, ये और भी लेटर पाइपलाइन में जा सकते हैं। सेम सिस्टम में सब कुछ सेम स्टाइल से डिजाइन नहीं होता, यहीं आर्किटेक्ट की थिंकिंग शुरू होती है। डेटाबेसेस में भी यही लॉजिक है, सिर्फ सीक्वल इनफ नहीं होता। पॉलीग्लॉट परसिस्टेंस का मतलब बस इतना है कि अलग नीड्स के लिए अलग डेटा स्टोर्स चूज किए जाएं। स्विगी जैसी ऐप सोचिए, एक्टिव ऑर्डर्स रेडिस में स्पीड के लिए, ऑर्डर हिस्ट्री पोस्टग्रेसक्यूएल में, रेस्टोरेंट रिकमेंडेशंस ग्राफडीबी में, और जेन एआई फीचर्स आए तो वेक्टर स्टोर भी। आर्किटेक्ट ये कॉम्बिनेशन थॉटफुली डिसाइड करता है, सिर्फ मोंगो हाइप में है वही यूज कर लेते हैं, इस पे नहीं। पर वार्निंग भी साथ में आती है, मल्टीपल डेटाबेस यूज करना आर्किटेक्चर नहीं होता। क्यों यूज कर रहे हो और ऑपरेशनली मैनेज कैसे करोगे, वो आर्किटेक्चर होता है। क्लाउड साइट में भी एक ही रूल है, AWS, Azure या GCP, किसी एक में डेप्थ लाओ। आपको इन सब की समझ होनी चाहिए, IAM, नेटवर्किंग बेसिक्स, कंप्यूट, स्टोरेज, मैनेज सर्विसेज और ऑब्जर्वेबिलिटी। सर्टिफिकेशन अच्छी चीज है, लेकिन प्रोडक्शन इंसिडेंट सर्टिफिकेट देख के काम नहीं होता, तो आपको थोड़ा प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन भी होना चाहिए। कंटेनर्स और कुबरनेटिस को भी सेम लेंस से देखिए, समझना जरूरी है, लेकिन हर छोटी ऐप को कुबरनेटिस पे चढ़ा देना जरूरी नहीं। तो चलो, हैंड्स ऑन टेरिटरी तो हो गई कवर। अब आते हैं उस सवाल पे जो ज्यादातर लोग स्किप कर देते हैं, क्योंकि सच थोड़ा बोरिंग होता है, और वो सवाल है, भाई इसमें टाइम कितना लगेगा। देखिए, ये जर्नी ओवरनाइट नहीं होती, और ये टाइमलाइन आपको ज्यादातर यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि लोग सच सुनना ही नहीं चाहते। अगर आप 0 से 3 साल वाले ब्रैकेट में हो तो अभी आर्किटेक्ट वाली थिंकिंग साइड में रख दो। अभी सिर्फ एक टेक स्टैक पकड़ो और उसमें फाउंडेशन सॉलिड करो, क्योंकि मोस्टली जो लोग 2 साल एक्सपीरियंस में आर्किटेक्ट बनने के सोचते हैं, यहाँ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, वो इंटरव्यू में बज़वर्ड्स तो बोल देते हैं, पर एक्चुअल प्रोडक्शन में उनसे डिजाइन डिसीजंस नहीं लिए जाते। 3 से 6 साल वाला जोन होता है आपका असली ट्रांजिशन जोन। यहाँ सिर्फ अपने कोड से काम नहीं चलेगा, यहाँ दूसरी टीम्स के साथ बैठो, सिस्टम डिजाइन डिस्कशंस में घुसो, और जब प्रोडक्शन फटे तो चुपचाप मत बैठो, देखो कि सीनियर्स डिबग कैसे करते हैं, क्या ट्रेड ऑफ्स ले रहे हैं। इस फेज में आपको स्पेक्टेटर नहीं, एक्टिव प्लेयर बनना पड़ेगा। अब इसके बाद जब आप 6 से 8 साल वाले ब्रैकेट में आते हो तो ये एक नया कंफ्यूजन शुरू करता है। बहुत लोगों को लगता है 7 से 8 साल एक्सपीरियंस हो गया तो अब आर्किटेक्ट का टैग मिल जाना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक ग्राउंड रियलिटी बताता हूँ। मार्केट में इस स्टेज पे कोई आपको सीधा आर्किटेक्ट का टाइटल नहीं देता, यहाँ पे भी एक्सेप्शंस हो सकते हैं। ये एक्चुअली सीनियर या टेक लीड का जोन होता है। यहाँ टाइटल भले ही आपका डेवलपर का हो, पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर्किटेक्ट वाली आना शुरू होती हैं। आप अकेले पूरे सिस्टम का तो नहीं, पर किसी एक बड़ी माइक्रो सर्विस या कोर सब सिस्टम का डिजाइन ओन करना शुरू करते हो। और फिर आता है 8 से 10 साल प्लस वाला ब्रैकेट। अगर आपकी पिछली सारी ग्रोथ इंटेंशनल रही है, आपने प्रैक्टिकली सिस्टम्स को फटते और स्केल होते देखा है, तब जाके ऑफिशियली एंटरप्राइज लेवल पे एक आर्किटेक्ट टाइटल मिलना शुरू होता है। इसीलिए एक बात हमेशा याद रखना, एक्सपीरियंस और ग्रोथ सेम चीज नहीं होती। कुछ लोग 5 साल में जंप कर लेते हैं और कुछ लोग 10 साल बाद भी उसी लूप में फंसे रहते हैं। फर्क आईक्यू का नहीं, इंटेंशन का होता है। टाइमलाइन तो अब क्लियर हो गई, लेकिन अब थियरी से बाहर निकलते हैं। मार्केट एक्चुअली मांगता क्या है। मेरे पास एक रियल आर्किटेक्ट जेडी है, कंपनी का नाम हटा दिया है क्योंकि वो इररेलेवेंट है। यहां मार्केट की लैंग्वेज मैटर करती है। पहला बकेट समझो, आर्किटेक्चर पैटर्न्स, लेयर्ड, इवेंट ड्रिवन, CQRS, इवेंट सोर्सिंग, स्ट्रेटेजी, फैक्ट्री, डेकोरेटर। जो लोग जेन्युइनली इन पैटर्न्स को समझते हैं उनका आंसर अलग होता है। जो लोग सिर्फ नाम जानते हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल पहले फॉलोअप क्वेश्चन तक ही सर्वाइव कर पाता है। दूसरा बकेट देखो, क्लाउड और इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी, API मैनेजमेंट, सर्विस बस, इवेंट ग्रिड, फंक्शंस, लॉजिक एप्स। कीवर्ड यहाँ नो नहीं है, कीवर्ड है डिफाइन स्ट्रेटेजी। मतलब टूल लिस्ट याद होना इनफ नहीं है, डिसीजन लेना है और एक्सप्लेन भी करना है। सर्टिफिकेशन का नाम नहीं चाहिए, रियल हैंड्स ऑन डिसीजन मेकिंग चाहिए। फिर वही बात, आर्किटेक्ट रोल में भी कोड अंडरस्टैंडिंग कंपलसरी है, और अगर आप सिर्फ बॉक्सेस और एरोज बना सकते हो तो मार्केट एक लेवल के बाद आपको सीरियसली नहीं लेता। इस एक जेडी से पूरा रोड मैप मैप्ड हो गया। और ये सिर्फ इस एक जेडी की बात नहीं है,
कोई भी आर्किटेक्ट जेडी उठाओ, 80% बुलेट्स इन्हीं 3-4 ब्रैकेट से आएंगे। चलो अब एक एक्टिविटी करते हैं। यहां पर आप वीडियो पॉज करो, सीरियसली अपना रिज्यूमे खोलो और 3 कलर्स यूज करो। ग्रीन जो आता है और एक्सप्लेन भी कर सकते हो एकदम अच्छे से। येलो नाम पता है लेकिन डेप्थ वीक है। रेड ऑनेस्टली पता ही नहीं क्या होता है। जो रेड है वही आपका नेक्स्ट 3 से 4 महीने पर फोकस लर्निंग होनी चाहिए। तो अब रोड मैप क्लियर हो गया, जेडी भी मैप हो गई। अब बात करते हैं कुछ ऐसे एंटी पैटर्न्स की जो लोगों को 10 साल बाद भी रोक के रखती है। पहली गलती, सिर्फ यूजर स्टोरी और टिकट बेस्ड सोच। स्टोरी या टिकट आई, कोड लिखा, पीआर गया, डन। ये लूप कंफर्टेबल होता है और इसीलिए डेंजरस होता है। अगर आप हर काम को आइसोलेटेड टास्क की तरह देखोगे तो आप कंपोनेंट इंजीनियर बनोगे, सिस्टम थिंकर नहीं। आर्किटेक्ट लेवल पे पूरा फ्लो देखना पड़ता है, अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम, फेलियर मोड, ऑपरेशनल इंपैक्ट। जब तक सिर्फ अपना काम करते रहोगे, चाहे 15 साल हो जाए, थिंकिंग नहीं बदलेगी। ठीक है, अब दूसरी गलती की बात करते हैं, रिज्यूमे ड्रिवन डेवलपमेंट। कुबरनेटिस ट्रेंड में है, काफका सब बोल रहे हैं, चलो थोड़ा सा सीख लेते हैं। सरफेस लेवल लर्निंग का प्रॉब्लम यह है कि वो इंटरव्यू में जल्दी पकड़ी जाती है लेकिन प्रोडक्शन में और जल्दी। डेप्थ बोरिंग लग सकती है लेकिन मार्केट डेप्थ को ही पे करता है। एक टेक्नोलॉजी को इतना डीपली समझो कि उसकी लिमिटेशंस भी पता हो। अब बात करते हैं तीसरी गलती की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। ओवर इंजीनियरिंग। हर प्रॉब्लम पे माइक्रो सर्विसेज, हर वर्कफ्लो पे इवेंट्स, हर ऐप में कुबरनेटिस। मैं खुद भी एक टाइम पे कॉम्प्लेक्सिटी को इंटेलिजेंस समझता था, बाद में समझ आया मैच्योर आर्किटेक्ट वही होता है जो अननेसेसरी चीजें हटा दे। कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करना इजी है लेकिन सिंप्लिसिटी जस्टिफाई करना हार्ड है, और अगर आपने ये सीख लिया तो आप बहुत अच्छे आर्किटेक्ट बनोगे। अब बात करते हैं चौथी गलती की, बिजनेस कंटेक्स्ट को इग्नोर करना। अगर आप टेक्निकली ब्रिलियंट हो लेकिन यूजर प्रॉब्लम ही सही से नहीं समझते तो आप एलिगेंट गलतियां करते रहोगे, और प्रोडक्शन वर्ल्ड में एलिगेंट गलतियां भी गलतियां ही होती हैं। आर्किटेक्ट का काम सिर्फ टेक्निकली इंप्रेसिव सॉल्यूशन बनाना नहीं है, बिजनेस के लिए यूजफुल, ऑपरेबल, एक्सप्लेनेबल सॉल्यूशन बनाना चाहिए। तो ये गलतियां अवॉइड करो। चलो अब बात करते हैं सैलरी की। मार्केट में इस लेवल की थिंकिंग की वैल्यू क्या है, सीधा नंबर्स पे चलते हैं। सर्विस कंपनीज में आर्किटेक्ट टाइटल टिपिकली 10 से 15 साल के एक्सपीरियंस में मिलता है। सीटीसी रफली 20 से 40 एलपीए के बीच होती है। मिड साइज प्रोडक्ट कंपनीज में स्टाफ इंजीनियर या आर्किटेक्ट लेवल पे 35 से 70 एलपीए रियल नंबर्स हैं, और टॉप टियर प्रोडक्ट कंपनीज में टोटल कंपनसेशन 1 करोड़ भी क्रॉस कर सकता है। ये रेंजेस कंपनी, सिटी और मार्केट टाइमिंग के हिसाब से ऊपर नीचे होती रहेंगी, पर मोस्टली यही स्टैंडर्ड है आजकल। और अगर आप हेल्थ केयर या फिनटेक जैसे डोमेन पे हो तो यूएस और यूरोपियन कंपनीज कंसिस्टेंटली 20 से 40% ऊपर पे करती हैं स्ट्रॉन्ग आर्किटेक्ट्स को। लेकिन टाइटल से ज्यादा मैटर करता है इम्पैक्ट। जो जेन्युइनली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स ओन करते हैं, क्रॉस टीम आर्किटेक्चर डिसीजंस लीड करते हैं, जेन एआई इंटीग्रेशंस रियल प्रोडक्शन में ले गए हैं, उनकी मार्केट वैल्यू इन रेंजेस से भी ऊपर होती हैं। आज हमने इस वीडियो में बहुत सारे पॉइंट्स देखे। सिंपल रोड मैप याद रखिए, कोड से दूर मत जाइए, पैटर्न्स को रटने के बजाय समझने की कोशिश करिए, ट्रेड ऑफ सोचना सीखिए, सर्विस कंपनी बैकग्राउंड को परमानेंट एक्सक्यूज मत बनाइए, और मार्केट की लैंग्वेज में खुद को जेन्युइनली एंड ऑनेस्टली इवैल्यूएट कीजिए। आपको कल आर्किटेक्ट नहीं बनना, बस आज से थोड़ा बेटर सोचना स्टार्ट करना है। डिस्क्रिप्शन में मैं एक सिंपल सेल्फ ऑडिट रिसोर्स डाल दूंगा, ग्रीन, येलो और रेड फॉर्मेट के साथ। उसको ओपन कीजिए, अपने आप को ऑनेस्टली मैप कीजिए, और जो रेड एरिया है उसी पे नेक्स्ट फ्यू मंथ्स पे फोकस कीजिए। अब रोड मैप तो पूरा क्लियर हो गया, लेकिन असली फाइट वो थियरी में नहीं, एग्जीक्यूशन में है। अगले वीडियो में मैं इसी रोड मैप के एक ब्लॉक को उठाऊंगा और एक सॉलिड रियल वर्ल्ड केस स्टडी के साथ उसको पूरा तोड़ेंगे। कैशिंग, कंसिस्टेंसी, इवेंट ड्रिवन फ्लो और उनके ट्रेड ऑफ्स एक सिस्टम में कैसे फिट बैठते हैं, वहां हम एक्चुअल डिसीजन मेकिंग देखेंगे। और आपसे एक सिंपल सी डील है, आप लोग कमेंट्स में जितना ज्यादा डिमांड करोगे, मैं अगली वीडियो उतनी ही जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और कमेंट करके बताओ अगली केस स्टडी किस पे चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज दीपक मिश्रा, द देसी आर्किटेक्ट, साइनिंग ऑफ।